आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, ब्रिंग योर स्नैक्स टुगेदर एंड लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन, क्योंकि मजा बहुत आने वाला है। मूवी की शुरुआत वहीं से होती है जहां से खत्म हुई थी, जब रॉकी गरुड़ा को मारकर नराची में काम करने वाले 20,000 गुलामों को उस जहन्नम से बचाकर उन सभी का मसीहा बन गया था। और फिर चैप्टर 1 के एंड में आनंद जी दीपा को रॉकी की एक और कहानी बताते हैं कि जब कुछ पुलिस वाले रॉकी को जेल में ले जाकर उससे उसका ड्राइविंग लाइसेंस मांगते हैं, तो रॉकी गरुड़ा को मारने के बाद इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका था कि वो सिर्फ अपनी ड्राइविंग लाइसेंस मंगवाने के लिए अपने बहुत सारे आदमियों और कई हेलीकॉप्टर को वहाँ बुलवा लेता है। फिर जब पुलिस वाले उसके आईडी में उसका नाम पढ़ते हैं तो उन बेचारों की तो होश ही उड़ जाते हैं। और अब हमें चैप्टर 2 के शुरुआत में ये पता चलता है कि आनंद जी जब दीपा को रॉकी की स्टोरी सुना रहे थे तो उन्हें एक हार्ट अटैक आ गया था, जिस वजह से वो अब हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे और उनकी कहानी अभी भी अधूरी थी। इसीलिए उनकी कहानी को पूरा करने आते हैं आनंद के बेटे विजेंद्र इंगैल्गी, और वो दीपा से कहते हैं, मुझे नहीं पता मेरे बाप की लिखी हुई बुक रॉकी के लिए कितनी सही थी, मगर उनके बुक के अकॉर्डिंग नराची के लोगों के द्वारा बनाई हुई रॉकी की मूर्ति आज भी केजीएफ में दफन है। जिस दिन वो स्टैचू आपको मिल जाए, समझ जाना कि कहानी बिल्कुल सच्ची थी। और अब इसी के साथ विजेंद्र कहानी को सुनाना शुरू करते हैं और मूवी पहुंच जाती है पास्ट में, जहां गरुड़ा के मरने के बाद केजीएफ में एंट्री होती है कमल, राजेंद्र, एंड्रयो और गुरु पांडेन की, जो कि अब पीएम बन चुका था। और उन सभी को ये लग रहा था कि गरुड़ा के मरने के बाद उसका छोटा भाई विराट केजीएफ को संभालेगा, इसीलिए वो लोग उसका राज्य अभिषेक करने के लिए उसका वेट कर रहे थे। और तभी यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर लैंड करती है और तभी वहाँ रॉकी की एक ग्रैंड एंट्री होती है और वो सूट बूट में गरुड़ा के चेयर पर जाकर बैठ जाता है, यानी कि उसने विराट को पहले ही मार दिया था और अब केजीएफ का बाप रॉकी है। और रॉकी अपने साथ साथ रीना को भी उठाकर वहाँ ले आता है, क्योंकि वो उसे लाइक करने लगा था। इसीलिए कमल को रॉकी पे बहुत गुस्सा आता है और वो कुछ ज्यादा ही चू कर रहा था, तो रॉकी गुस्से में आकर उसे वहीं सबके सामने सुलटा देता है, जिस वजह से वहाँ बैठे सभी लोग चुपचाप बैठ जाते हैं और समझ जाते हैं कि रॉकी केजीएफ में गरुड़ा को मारने नहीं बल्कि केजीएफ को जीतने आया था। लेकिन रॉकी बाकी के पार्टनर्स को नहीं मारता, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने सभी को मार दिया तो बिजनेस किसके साथ करेगा। जिस पे राजेंद्र रॉकी से कहता है, गरुड़ा को मारने के लिए हमने एक रॉकी पैदा किया था, इस रॉकी को मारने के लिए एक और रॉकी पैदा नहीं हो सकता क्या? जिस पे अपना रॉक कहता है कि मेरे बाप से नहीं हो सका तो मेरे बाप की कसम किसी से भी नहीं हो सकेगा। इट्स मीन आई एम वन एंड ओनली वन पीस। और अब रॉकी के आने के बाद केजीएफ के लोगों की लाइफ भी बदल जाती है। उन्हें रहने के लिए घर और खाने के लिए अच्छे अच्छे खाने और पहनने के लिए ढंग के कपड़े भी मिलना शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से वो लोग बाहर की जिंदगी छोड़कर यहीं केजीएफ में रॉकी का हाथ थामकर रहने का ठान लेते हैं। फिर जब रॉकी रीना को अपने हेलीकॉप्टर में बैठाकर अपने महल में लेकर जा रहा होता है, तो नीचे से पूरे केजीएफ के लोग बहुत खुश होते हैं और उसे सर उठाकर सलाम ठोकते हैं। अब नेक्स्ट सीन में रॉकी गरुड़ा के खास सिपाही वनराम के पास में जाता है, जिसे उसने बांध कर रखा था। रॉकी उससे बोलता है कि मैं वजीर को नहीं मार सकता, वरना फिर मेरे साम्राज्य को कौन चलाएगा। और रॉकी वनराम से कहता है, मुझे पता है कि केजीएफ के अंदर एक नहीं बल्कि 9 माइंस है, जिसे तुम लोग सेक्टर 3/9 बोला करते थे। वनराम रॉकी की ये सब बात सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, हाँ, लेकिन ये बात किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि सूर्यवर्धन चाहता था कि ये साम्राज्य हजारों साल चले, इसीलिए उसने बाकी के 8 माइंस को गुप्त रखा ताकि किसी की बुरी नजर केजीएफ पे ना पड़े। फिर रॉकी वनराम को अपने साथ काम करने का ऑफर करता है और वो मान जाता है, जिसके बाद रॉकी केजीएफ के बाकी के 8 माइंस को भी ओपन करवा देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि केजीएफ में रह रहे रॉकी के आदमी, या फिर उन्हें रॉकी के फैंस ही समझ लो, वो लोग शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, लेकिन कोई भी अच्छा निशाना नहीं लगा पा रहा था। और फिर तभी रॉकी वनराम को वहाँ पर लाता है और उसके जरिए वो उन लोगों को ट्रेन करवाता है, जिसपे वनराम रॉकी से कहता है कि क्योंकि आउटपोस्ट 1 वाली ब्रिज से कोई भी कभी भी हमला कर सकता है, जिसके लिए हमें 300 वेल ट्रेन्ड आदमियों की जरूरत पड़ेगी। फिर जब 8 नए मैंस ओपन होते हैं तो लोग काफी ज्यादा खतरा होने के डर से अंदर नहीं जा रहे थे, और तभी वहाँ रॉकी आता है और अपने फेवरेट हथियार यानी कि हथौड़े को लेकर खुद काम करने मैंस के अंदर अकेले चला जाता है। ये देखकर उसके सारे आदमी से लेकर बच्चे बच्चे में भी वहाँ काम करने की मोटिवेशन आ जाती है। उधर काफी सारे बच्चे सारा दिन रॉकी रॉकी करने की वजह से रीना को उसके नाम से चिढ़ होने लगती है, जिसपे वो बच्चे रीना को केजीएफ घुमाने ले जाते हैं।
और रॉकी की पूरी सच्चाई बताते हैं कि कैसे उन्होंने उन सभी को जिंदगी दी है और किस तरह वो वहाँ काम करने वाली माओ और लड़कियों की इज्जत करते हैं। ये सब सुनने के बाद रीना रोने लगती है। दूसरी तरफ राजेंद्र और एंड्रयू दोनों ही रॉकी की तरक्की से परेशान हो जाते हैं और उसे खत्म करने का प्लान बनाने लगते हैं। वो लोग जानते थे कि ये काम रमिका सेन कर सकती है क्योंकि वो एक बहुत ही पावरफुल और क्लेवर पॉलिटिशियन है। जिसके बाद अब हमें केजीएफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रॉकी अपने सोने की वेयर हाउस में अपने आदमियों से कह रहा होता है इतना सोना काफी नहीं है, हमें काम की स्पीड को बढ़ाना होगा। और तभी वहाँ ऊपर रखे हुए सोने के बॉक्स से एक तलवार नीचे गिरती है जो कि अधीरा की थी, जिसे देखकर वहाँ काम कर रहे सारे मजदूर काफी डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। गाइस, अधीरा वो नाम है जिसके हिम्मत और तलवार की धार पे सूर्यवर्धन ने ये साम्राज्य बनाई थी। लेकिन धीरे धीरे करके केजीएफ ने इतनी ऊंचाई पकड़ ली कि उसे पाने के लिए लोग मरने के लिए तैयार थे, मारने के लिए तैयार थे और मरे हुए फिर से उठकर आने के लिए भी तैयार थे। और अब हमें दिखाया जाता है इस फिल्म के मोस्ट डेंजरस विलन अधीरा को, जो कि गरुड़ा के अटैक के बाद भी जिंदा था और वो अब तक छुपकर गरुड़ा के मरने का वेट कर रहा था। फिर अधीरा अपने आदमियों को इकट्ठा करता है और केजीएफ के आउटपोस्ट 1 वाली ब्रिज पे अटैक कर देता है, जिसमें रॉकी के पूरे 300 सैनिक मारे जाते हैं। फिर अधीरा रॉकी के एक आदमी को जिंदा छोड़ देता है और कहता है जा बोल देना अपने भगवान से कि अधीरा आ रहा है अपना केजीएफ और अपनी तलवार वापस लेने। फिर जब केजीएफ के अंदर ये बात पता चलती है कि अधीरा अभी भी जिंदा है तो सारे लोग कांपने लगते हैं, क्योंकि अधीरा तो गरुड़ा से भी ज्यादा खतरनाक था। आज तक ना जाने उसने कितनों को मारा था। नेक्स्ट सीन में हम राजेंद्र देसाई और एंड्रयू को आपस में बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर एंड्रयू राजेंद्र से कहता है कि हमें रॉकी को मारने के लिए उसे नराची से बाहर लाना होगा, जिसपे राजेंद्र कहता है लेकिन ऐसा होगा कैसे। तो एंड्रयू से कहता है कि जब रीना को खबर मिलेगी कि उसका बाप मारा गया तो वो तुम्हें देखने जरूर आएगी और उसके पीछे पीछे उसे रोकने के लिए रॉकी, और ये कहकर वो राजेंद्र को शूट करके मार देता है। और इसी के साथ हमें ये पता चलता है कि एंड्रयू अब अधीरा से हाथ मिला चुका था। राजेंद्र के मरने की खबर सुनकर रीना फौरन अपनी कार लेकर केजीएफ से बाहर चली जाती है और एंड्रयू के प्लान के मुताबिक रॉकी भी बिना सिक्योरिटी के रीना को रोकने निकल जाता है। फिर रास्ते में अधीरा के लोग रीना को किडनैप कर लेते हैं, लेकिन रॉकी उन सभी को खूब धोता है। बट अधीरा, जो कि पहले से ही रॉकी पे निशाना लगाए खड़ा था, वो उसे अपनी गन से शूट कर देता है, जिस वजह से रॉकी वहीं गिर जाता है। रीना, जो कि कहीं न कहीं रॉकी को पसंद करने लगी थी, वो उसे इस हाल में देखकर रोने लगती है। लेकिन अधीरा रॉकी को जान से मारने के बजाय उसे जाने देता है, क्योंकि उसे पता था कि केजीएफ के लोगों के मन में रॉकी के लिए काफी सारी इज्जत और काफी सारा विश्वास था और वो चाहता था कि ऐसी टूटी फूटी हालत में जब रॉकी वापस जाएगा तो सबका विश्वास टूट जाएगा। और जब यहाँ पर रॉकी घायल हालत में वापस जाता है तो सच में सबका विश्वास उसके ऊपर से खत्म हो जाता है। उन्हें लगता है जब अधीरा रॉकी का ये हाल कर सकता है तो भला हम लोगों को क्या ही बख्शेगा। यहाँ दूसरी तरफ मुंबई में सिटी और बाकी सारे वो लोग जो कि रॉकी से नफरत करते थे, वो लोग रॉकी के सपोर्टर को जान से मरवा देते हैं। साथ में अगर कोई भी ट्रक केजीएफ से अंदर बाहर निकलता है तो अधीरा उन सभी लोगों को जान से मारकर वापस भेज देता है। इसी वजह से सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और अब केजीएफ में सिर्फ 8 दिनों का खाना बचा था। फिर सेठी घायल रॉकी को कॉल करता है और उसे धमकी देने लगता है। ये सुनकर रॉकी को काफी गुस्सा आता है और अब वो अपने मुंह बोले चचा को कॉल करता है, जो कि मुंबई में ही रहते थे, और उनसे एक आखिरी हेल्प मांगता है और अपनी हेलीकॉप्टर बुलवाता है और उसमें काफी सारे पैसों और सोने को लेकर रीना के साथ दुबई चला जाता है। रॉकी के अचानक वहाँ से चले जाने के बाद केजीएफ में रह रहे सारे लोगों को यही लगने लगता है कि रॉकी अधीरा से डरकर और उन सभी को मरने के लिए छोड़कर भाग गया है। पर असल में रॉकी दुबई जाता है इनायत खलील से मिलने के लिए। वो दुबई के अंदर रीना के साथ बीच पर बातें कर रहा होता है कि तभी इनायत खलील के आदमी उसे लेने के लिए आते हैं। फिर रॉकी खलील से मिलता है और उसे बिजनेस ऑफर करता है, लेकिन इनायत उसे मना कर देता है क्योंकि रॉकी की हालत खुद ही ठीक नहीं थी और वो कहता है
एक तो तुम्हारे पीछे अधीरा है और दूसरा सिट्टी जो तुम्हारे खून के प्यासे हैं, और एक गार्ड के गन को चेक करने लगता है। तभी इनायत को मुंबई से कॉल आता है और उसे पता चलता है कि रॉकी ने दुबई में बैठे बैठे ही अपने मुंह बोले चचा की मदद से खलील के मुंबई में रह रहे सारे आदमियों को मरवा दिया है। साथ ही यहाँ खलील जिसे अपना गार्ड समझ रहा था वो सारे रॉकी के द्वारा खरीदे जा चुके थे। इसीलिए रॉकी अपनी ताकत और क्लेवर माइंड का इस्तेमाल करके खलील को अपने साथ बिजनेस करने के लिए मजबूर कर देता है और फिर रॉकी वापस से केजीएफ की तरफ जाता है और वनराम को सोने से भरे ट्रक को बाहर निकालने को बोलता है। ट्रक के बाहर आते ही अधीरा उन पे अटैक कर देता है। फिर रॉकी उस ट्रक से खुद बाहर निकलता है और उसके साथ साथ सभी ट्रक में सोने की जगह रॉकी के ही आदमी भरे थे। और इस बार रॉकी दुबई से ऐसी ऐसी गन लेकर आया था जिसके सामने अधीरा के गन स्टिक नहीं पाते, और यही वजह थी कि रॉकी इतने सारे पैसे और सोना लेकर दुबई गया था। फिर खूब ज्यादा फायरिंग होने के बाद अधीरा के सारे आदमी रॉकी के हाथों मारे जाते हैं। रॉकी चाहता तो अधीरा को भी मार सकता था, लेकिन वो उसे बख्श देता है और साथ ही साथ वो अलग अलग पॉलिटिशियन को धमकी देकर गुरु पांडियन के सरकार को भी गिरने से बचा लेता है। अब इसी तरह से रॉकी का बिजनेस धीरे धीरे बहुत बढ़ जाता है क्योंकि वो लगातार 9 माइंस से सोना निकाल रहा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अपना रॉक मुंबई पहुंच जाता है सिटी की बजाने, और रॉकी को सामने देखकर सिटी की जो हालत होती है उसे एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है। जिसके बाद रॉकी सिटी को मारकर केजीएफ के साथ साथ पूरे मुंबई पे भी कब्जा कर लेता है। अब धीरे धीरे वक्त गुजरते जाते हैं और वक्त के साथ साथ रॉकी और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है, और अब वक्त आ जाता है अगले इलेक्शन का, जहां पर गुरु पांडियन रॉकी से कहता है कि अगर तुम्हें अपने साम्राज्य को बचाना है तो तुम्हें रमिका को पीएम बनने से रोकना होगा और उसे जान से मरवाना होगा। जिस पे रॉकी कहता है मैं औरतों और बच्चों पे हाथ नहीं उठाता। और फिर कुछ ही दिनों में इलेक्शन का रिजल्ट आ जाता है और रमिका इस इलेक्शन रमिका के पीएम पद की शपथ लेने के बाद उससे मिलने एक सीबीआई ऑफिसर आते हैं जिनका नाम रघुवन था, और वो पिछले 10 सालों से केजीएफ के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। फिर वो अपनी प्रेजेंटेशन के थ्रू रमिका को केजीएफ और रॉकी की पूरी कहानी बताते हैं और कहते हैं उसे पूरी दुनिया में कोई रोक सकता है तो वो आप हो। इधर काफी ज्यादा मेहनत और काफी ज्यादा खून बहाने के बाद रॉकी केजीएफ को बहुत ही ज्यादा मॉडर्न बना देता है, और जो लोग वहाँ पर कीड़े मकोड़े की तरह जी रहे थे रॉकी के आने के बाद उनके पास अच्छे अच्छे घर और काम करने के लिए सेफ्टी प्रिकॉशंस थे। फिर हम केजीएफ के अंदर आनंद को देखते हैं जो कि चैप्टर 1 में स्टोरी सुना रहा था। वो यहाँ पर अभी काफी यंग थे और वो छिप छिप कर केजीएफ की फोटोज ले रहे थे, जिस वजह से वहाँ के गार्ड्स उसे पकड़कर रॉकी के पास ले जाते हैं। यहाँ पर रॉकी उसकी ईमानदारी और बहादुरी को देखकर इम्प्रेस हो जाता है और वो उससे कहता है कि तुम जो कुछ भी मेरे बारे में लिखना बिल्कुल सच सच लिखना। फिर हर साल की तरह इस साल भी काली माँ की पूजा पर रॉकी रीना से शादी कर लेता है और उसे केजीएफ की रानी बना देता है। रॉकी रीना से इतना ज्यादा प्यार करता था कि एक दिन केजीएफ में लाइट जाने की वजह से रीना का फैन ऑफ हो जाता है, जिस वजह से उसे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी। तो रॉकी भैया अपनी रानी के लिए हेलीकॉप्टर को फैन की तरह यूज करने लगता है। दूसरी तरफ अब रमिका समझ चुकी थी कि अगर उसने रॉकी को नहीं रोका तो वो पूरी दुनिया पे सच में कब्जा कर लेगा, जिस वजह से वो स्पेशल टीम बनाकर रॉकी के अलग अलग जगह पर छापा मरवाना शुरू करती है और सारे पुलिस वाले को रॉकी के खिलाफ एविडेंस ढूंढने को कहती है, मगर अब तक उन्हें कोई ऐसा सबूत नहीं मिला था जिससे वो रॉकी को अरेस्ट कर सके। फिर काफी ज्यादा छानबीन के बाद पुलिस वालों को रॉकी के वेयर हाउस से एक सोने की बिस्किट मिल जाती है और वो लोग उसे लेकर पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। फिर जब रॉकी को ये बात पता चलती है तो वो अपने 100 ग्राम के सोने के बिस्किट को लेने के लिए अकेले ही पुलिस स्टेशन चला जाता है और वो अपने गोल्ड लेने के बाद अपने दुबई से लाए हुए गन्स की ट्रायल उसी पुलिस स्टेशन पे करने लगता है। और फिर हमें यहाँ पर दिखाया जाता है इस मूवी की मोस्ट अमेजिंग सीन, जब रॉकी पुलिस स्टेशन को गोलियों से छल्ली करने के बाद उसी मशीन गन से अपनी सिगरेट को जलाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम ये देखते हैं कि रमिका को फाइनली कुछ प्रूफ मिल जाता है और उसी के दम पर वो रॉकी को अरेस्ट करना चाहती थी। तभी वहाँ पर रॉकी एक फ्लावर बुके और एक फाइल लेकर रमिका के पास जाता है। उस फाइल में रॉकी के अगेंस्ट बहुत सारे प्रूफ होते हैं। फिर वो रमिका से बोलता है कि आप चाहो तो इसे रखकर मेरे अगेंस्ट कोई सा भी केस बना सकती हो। रमिका इस फाइल को लेने ही वाली थी कि तभी रमिका के दूसरे सपोर्टर वहाँ आते हैं और उन्हें ये बताते हैं कि असल में उनकी पार्टी के 200 पॉलिटिशियन को
रॉकी ही फंडिंग करता है। तो मतलब अगर वो रॉकी के अगेंस्ट कभी भी कोई भी खुलासा करती तो सबको पता चल जाता कि खुद रमिका के पार्टी के लोग रॉकी से मिले हैं और इसी वजह से उसकी पार्टी गिर जाएगी। फिर रॉकी वापस से केजीएफ में जाता है और सारे सोने की डिलीवरी को रोक देता है और ये बात जब इनायत खलील को पता चलती है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि रॉकी अपनी ही मनमानी कर रहा था, जिस वजह से खलील भी अधीरा के सपोर्ट में चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम अधीरा को देखते हैं जो कि रॉकी से बक्से जाने के बाद भी नहीं सुधरा था। वो एंड्रयो की मदद से केजीएफ के मैन नंबर 3 से अंदर इंटर कर रहा होता है। इधर जब रीना को ये बात पता चलती है कि वो प्रेग्नेंट है तो वो केजीएफ में ये बात रॉकी को बताने जाती है। रॉकी इस न्यूज को सुनकर खुश हो पाता कि उससे पहले अधीरा अपने आदमियों के साथ केजीएफ पर अटैक कर देता है और इसी बीच रीना मारी जाती है। रीना के डेथ होने की वजह से रॉकी को बहुत ही बड़ा झटका लगता है और फिर अब रॉकी और अधीरा के बीच में फाइनल फाइट शुरू हो जाती है जो कि बहुत ही लंबी और बहुत ही अमेजिंग होती है। और फिर इस फाइट के एंड में रॉकी अपने फेवरेट हथियार हथौड़े को लेकर अधीरा की बहुत पिटाई करता है, जिसके बाद वो अधीरा के गर्दन को तोड़ देता है और उसे जान से मार देता है। इस फाइट के बाद जब रॉकी को पता चलता है कि अधीरा को मैन के बारे में इंफॉर्मेशन बाहर से मिली है तो वो फौरन अपने लोगों को लेकर सीधे पहुंच जाता है पार्लियामेंट में, जहां रमिका स्पीच दे रही होती है और कहती है चाहे मुझे इस्तीफा ही क्यों ना देना पड़े मगर मैं रॉकी के अगेंस्ट डेथ वारंट निकाल कर रहूंगी। और तभी वहां पर एंट्री होती है रॉकी की जो कि खून से रंगा पड़ा था। वो वहां जाते ही अपने गन से गुरु पांड्यन को शूट करके मार देता है क्योंकि वो आखिरी आदमी गुरु पांड्यन ही था जो कि अधीरा की हेल्प कर रहा था और फ्रॉम द स्टार्टिंग पीछे से सारी चालें पांड्यन ही चल रहा था ताकि वो केजीएफ पर अपना हुकूमत चला सके। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रमिका रॉकी के खिलाफ डेथ वारंट साइन कर रही होती है क्योंकि रॉकी ने सबके सामने एक पॉलिटिशियन को मारा था जो कि काफी था रॉकी को मारने के लिए। इसीलिए रॉकी को मारने के लिए केजीएफ में बहुत बड़ी फोर्स आती है जो वहाँ रहने वाले सभी लोगों को बाहर निकाल देते हैं ताकि वो रॉकी को आसानी से ढूंढ कर मार सके। लेकिन अंदर जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि रॉकी अपने महल में है ही नहीं। नेक्स्ट सीन में हमें रॉकी एक शिप पर दिखाई देता है और उस शिप में अभी तक का सारा सोना रखा होता है और इसी के साथ रॉकी अपने माँ से किया हुआ वादा पूरा करता है। लेकिन रॉकी अपने माँ के साथ साथ रीना को भी खो देने के बाद काफी दुखी था, जिस वजह से वो इस जिंदगी से तंग आ चुका था। इसीलिए वो अब मरना चाहता था और फिर वो अपनी लोकेशन रमिका को बता देता है और रमिका के फोर्स आकर रॉकी के शिप पर अटैक कर देते हैं, जिस वजह से सोने से भरी शिप के साथ साथ रॉकी भी समुद्र के गहराइयों में समा जाता है। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि केजीएफ में खुदाई के दौरान 24 न्यूज चैनल की मेन जर्नलिस्ट दीपा को रॉकी की स्टैचू मिल ही जाती है जिसे केजीएफ के लोगों ने उसे अपना भगवान मानकर बनाया था, जिस वजह से दीपा को भी बिलीव हो जाता है कि आनंद जी की दोबारा लिखी गई बुक बिल्कुल सच्ची थी। और इसी के साथ इस मूवी की इमोशन से भरी एंडिंग हो जाती है।